रियलिटी तो यही है कि फारूक अब्दुल्ला ने 370 नोटिफिकेशन से पहले बोला, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरा नाम अब बदल दीजिएगा, 370 कोई नहीं हटा सकता। यही वो पार्टी है पीडीपी जिसने कहा था कि अगर कश्मीर विवाद का सोल्यूशन करना है तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी एक पार्टी है और बिना चीन को बुलाए, बिना पाकिस्तान के बुलाए आप कश्मीर का सोल्यूशन नहीं कर सकते। सबसे बड़े लूजर जो इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में रहे हैं वो है महबूबा मुफ्ती और इंजीनियर रशीद, और यही दो लोग जो आज एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का नैरेटिव आगे कर रहे हैं। धारा 370 ऐसा नहीं कि अचानक से घोषणा हो गई है, उसके पीछे की जो मुकम्मल तैयारी है इसको आपका कॉन्टेक्स्ट समझिए। देखिए, कुछ भी चीज अचानक नहीं होती। ये इतिहास में हमने देखा है कि कोई भी ऐतिहासिक घटना घटती जरूर है, लेकिन ये 24 घंटे का इसमें ये अंतराल नहीं रहता। तो इसमें हिस्ट्री रहती है, इसमें फाउंडेशन रहती है, इसमें बैकरूम प्राइवेटली बहुत ऐसे काम जो होते हैं जो चलते रहते हैं। आपने कहा कि एक पब्लिक ऑडिट होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर भी कि वो कौन से लोग थे जो उसको सपोर्ट करते थे, और यासीन मलिक जो है एक तरह का डबल एजेंट है। यासीन मलिक, चलो कश्मीरी पंडितों को उसने मारा, वो आप बोल जाइए 2 मिनट। आपकी इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों को मारा, और कौन सा ऐसा देश होगा जहाँ पर एयरफोर्स के 4 लोगों को आपको मारा है और आप उसको जो है होटलों में ठहरा रहे हो, आप उसके मेडिकल एक्सपेंसेस दे रहे हो, आप उसको पाकिस्तान का वीजा दे रहे हो, आप अमेरिका उसको घुमा रहे हो। इसमें ये पन्नू का जो मामला है, कनाडा गवर्नमेंट जिस तरीके से रिएक्ट करती है और कई बार नाम आता है कि जैसा एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं इंडिया के अंदर। देखिए, पन्नू भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पन्नू ने मुझे पिछले 3 से 4 साल में बहुत धमकियां दी। अब पन्नू का चक्कर ये है, ही इज अ लोन वुल्फ, ही डज नॉट हैव एनी मेजर सपोर्ट। आप सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर श्रीश पाठक सीमा संघोष के पॉडकास्ट की चौथी कड़ी में आपका स्वागत करता हूँ। देश में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें हम सभी अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया लगातार न चलती हो और ये लगातार चलना ज़रूरी ना हो। और इस प्रक्रिया में एक नागरिक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक आम नागरिक भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी बात कह सकता है और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख सकता है। देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें भी काम करती हैं जो देश के विरुद्ध होती हैं, और हाँ, सुरक्षा एजेंसियां अपना काम करती हैं, सीमाओं पे जवान अपना काम करते हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उन शक्तियों को हम भी परास्त कर सकते हैं। उनके नैरेटिव्स को, उनके बिना आधार वाले नैरेटिव्स को नेस्तनाबूद करते हुए हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में। और इस संदर्भ में आज जिस पॉडकास्ट पे हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं, आज हमारे जो मेहमान हैं, आप हैं श्री आदित्य राज कौल जी। आप सोशल मीडिया पे आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप फ़िलहाल TV9 नेटवर्क में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के विषय पे आपकी खासी पकड़ है। हमारे बीच में एक ऐसा मेहमान है जो ना केवल ख्यातिलप जर्नलिस्ट हैं, बल्कि अकादमिक जगत में भी उनका एक खास नाम है। आप द अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स फेलोशिप आपको मिली हुई है, व्यू सीरीज फेलो भी आप रहे हो, 40 अंडर 40 अवार्डी भी आप हो, और हाल ही में आपको जेठमलानी जर्नलिज्म प्राइज़ भी मिला। आप कश्मीर से हो, और आपकी प्रोफाइल पे काम करते हुए जब मैंने देखा, एक टेड टॉक में आप एड्रेस कर रहे थे, और उसका जो हेडिंग था वो बहुत छूने वाला हेडिंग है, और पूरा का पूरा टेड टॉक जो आपने किया वो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। उसका टाइटल था फ्रॉम अ रिफ्यूजी कैंप टू अ स्क्रीन। एक ज़बरदस्त जर्नी रही है, बहुत प्रेरक जर्नी रही है आज के हमारे मेहमान की, क्योंकि उस कश्मीरी एक्सोडस के बाद उस कैंप में रहना, जम्मू में आना, फिर दिल्ली में आना, और फिर उस कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल शॉक के बाद अपनी ज़िंदगी को फिर से इस्टेब्लिश करना, और आज स्क्रीन पे ना केवल होना बल्कि बहुत ही मीनिंगफुल रिपोर्टिंग करते हुए जनजीवन को प्रभावित करना, आम जीवन की लाइफ में मीनिंगफुल हस्तक्षेप करना, ये आपकी प्रोफाइल है जो बहुत ही खासा प्रेरक करती है। तो आज मैं इस पॉडकास्ट में श्री आदित्य राज कौल जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही बड़ा आपने इंट्रोडक्शन दिया।
मुझे नहीं लगता कि मैं इतना काबिल हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा लगा आपके मंच पर यहाँ पर आज आपके साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आदित्य जी, सबसे शायद चर्चा की शुरुआत हमें इसी बात से करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं और उसके परिणाम आए हैं, और जो परिणाम आए हैं, एक तो आप चूँकि कश्मीर से हैं, आपने सिर्फ कश्मीर को जाना नहीं है, समझा है, भोगा है, वो आपका अपना सच है, और आज आप लोगों से उसके बारे में जब कहते हैं तो आप एक क्रेडिबल वॉइस हैं उसके बारे में कहते वक्त। ये जो चुनाव के रिजल्ट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धारा 370 के रिपील होने के बाद का ये पहला चुनाव है, और जो चुनाव के रिजल्ट रहे हैं उसमें ये बीजेपी का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। 29 सीट आई हैं उसमें। JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको 42 + 6 सीट्स आ रही हैं। तो अगली सरकार तो जैसा आज ही कहा, तो अगली सरकार तो उमर अब्दुल्ला की बनने वाली है। लेकिन इस पूरे चुनाव को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, खासकर 370 के बाद जो ये चल? और साहब मैं आपको बताऊंगा, किसी भी चुनाव को अगर हम देखते हैं उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा, और वो है डेमोग्राफी का दृष्टिकोण। आप देखिए जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन रही है, और कई दशकों से वहाँ पर एक नैरेटिव जो कश्मीर में आमतौर पर चलता रहा वो अलगाववाद का नैरेटिव रहा है। वहाँ का जो युवा है, जो मुझे लगता है एक मेजॉरिटी वोटर है आजकल, खासकर कश्मीर में, उसने सिर्फ बंदूक देखी है, चाहे वो बंदूक आतंकवादी की हो, चाहे वो बंदूक पुलिस, CRPF या आर्मी का कोई हो। तो ये बहुत एक ज़रूरी पैमाना है जिसके तहत आपको ये देखना पड़ेगा कि डेमोग्राफी क्या रोल निभाता है। कश्मीर का जो अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव है, इसमें करीबन 42 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को गई हैं। इसके अलावा 29 सीट जो है बीजेपी को गई हैं, 6 सीटें कांग्रेस को गई हैं, और लगभग 3 सीटें जो है PDP को गई हैं। मैंने एक प्रेडिक्शन किया था इससे पहले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 33 से 35 सीटें आएंगी, बीजेपी को 29 आएंगी और PDP को 3 आएंगी। तो मेरा ऑलमोस्ट प्रेडिक्शन बीजेपी को लेकर तो ठीक रहा, PDP को लेकर ठीक रहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो स्वीप रही, ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्वीप है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक ये कारण कि आप देखिए वोटिंग जो ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छा रहा है। आप देखिए जो बॉयकॉट वोट भी है, मुझे लगता है बहुत हद तक वो भी पड़ा है। ये बड़ी सकारात्मक बात है, बहुत ही सकारात्मक बात है। चाहे बीजेपी आज ना जीती हो, चाहे नेशनलिस्ट फोर्सेस हम कहें वहाँ पर ना जीती हो, लेकिन डेमोक्रेसी की मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी जीत हुई है। जो नैरेटिव है कि आर्टिकल 370 का जो नलिफिकेशन या एब्रोगेशन हुआ उसको हटाया गया, और ये कुछ पार्टियां जो अलगाववाद को बढ़ावा देती थी, कहती थी कि नहीं ये जो वोट है आज, ये रेफरेंडम होगा 370 के खिलाफ, वो सच नहीं है। सच तो ये है कि ज़्यादा मात्रा में लोग, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं वहाँ पर सामने आई, उन्होंने वोट किया, उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट को अपना माना और उसके तहत वोट किया। चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया हो, PDP को गया हो, किसी और को गया हो, वो अलग बात है। तो एक तो ये बात है कि लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा क्लोज टू 60% वोटिंग हुई। इस बार भी हमने देखा कि 60% वोटिंग हुई। मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरियाज खासकर जम्मू के साउथ ऑफ पीर पंजाल में, वहाँ पर हमने मुस्लिम समुदाय में देखा एक एनमास वोटिंग भी हुई, जो कि मैं तब भी अच्छा मानता हूँ कि बहुत अच्छा है कि आप भारतीय कानून, भारतीय व्यवस्था और भारतीय डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उनका इक्वल राइट है 370 के बाद, और उन्होंने अपने एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा किया। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है कि वो एक नई राजनीति की शुरुआत जम्मू कश्मीर में कहें। ये ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेपरेटिज्म, अलगाववाद, ये अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलने वाला। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वोटिंग जो ज़्यादा हुई, पहले आपने देखा इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन को हराया लोकसभा चुनाव में करीबन 2 लाख या उससे ज़्यादा मार्जिन से। इस बार क्या हुआ कि इंजीनियर रशीद को छोड़ दिया गया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो कश्मीर की पार्टियां हैं, PDP है, ये लोगों को बता पाई कि किसी तरीके से हमें ये लग रहा है कि इंजीनियर रशीद B टीम है बीजेपी के, वरना 5 साल से तो आपने इनको छोड़ा नहीं था, अचानक कैसे छोड़ा? ये नैरेटिव, तो ये नैरेटिव वहां पर बिल्ड हो गया और लोगों को लगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। और हालांकि आप देखिए एक महत्वपूर्ण चीज जम्मू में भी हुई है, जो 29 सीटों में भाजपा लोकसभा चुनाव में आगे थी, उन 29 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनकी जीत हुई है।
कांग्रेस जो कि कह रही थी हमारी 12 से 15 सीटें एटलीस्ट आएंगी, उनकी 6 सीटें आई हैं। जम्मू में एक भी हिंदू सीट जिसमें हिंदू कैंडिडेट है वो कांग्रेस की नहीं आई है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जम्मू से भी है कि हम अलगाववाद के खिलाफ हैं, हम उन पार्टियों के खिलाफ हैं जो हमारा इस्तेमाल करेंगी, ऐसी पार्टियों के साथ जाएंगी जो ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल या अलगाववाद की बात करती है या पाकिस्तान से बातचीत की बात करती है, और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छा है कि डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन हुआ है। आपने हाल ही में देखा कि विदेशी जो राजनयिक हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ पर गए, उन्होंने ऑब्जर्वर देखा चुनाव के बीच में, और उससे पहले भी हमने देखा कि अमरीकी जो राजनयिक हैं वो उमर अब्दुल्ला से मिले, बाकी पार्टियों से मिले और जानने की कोशिश की कि वहाँ हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान का नैरेटिव भी पूरा बस्ट हो गया कि नहीं, ये चुनाव जो है बहुत ही गलत है, नहीं हो पा रहा। जो पाकिस्तान पिछले 70 साल से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं कर पा रहा, वो इंडिया ने कर पाया। इंडिया ने G20 में भी किया, चुनाव भी अच्छे से किया, और अब ये साबित भी किया कि जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ है एक मैसिव स्वीप के साथ जीती है, वो भी ऑपोजिशन कांग्रेस के साथ, और वो अब चुनाव जीती है और वो सरकार चलाएगी। So it is a free and fair election actually. It is a free and fair election, and I will tell you that this will send a resounding message all across the globe that Pakistan's narrative have completely flopped in Kashmir, in the global arena, and the reality is that Jammu and Kashmir's path towards prosperity, progress, development cannot be hindered anymore. Be it local elements, be it separatist terrorists, no matter, terrorists may be trying to open a new front in Jammu and kill innocent Hindus, Muslims, and people from the security forces, but people of Jammu and Kashmir have slapped radical separatists in Pakistan and said that in the internal affairs of India and Jammu and Kashmir, we will not tolerate any kind of interference. Very true, very true. So in that way, we have shown to the world that this is the strength of democracy of India. जी, आपकी बात से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे मन में आई है, और मुझे लगता है इसे मुझे आपसे पूछना चाहिए कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि धारा 370 तो एक्चुअली ब्रिज है बिटवीन JNK एंड इंडिया, और अगर आप उस ब्रिज को ढा देते हो तो फिर आपकी जो नेशन बिल्डिंग है, जो स्टेट बिल्डिंग है, वो बहुत ही कर्टेल्ड हो जाएगी। लेकिन ये चुनाव तो बिल्कुल दिखाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद जो 60% से ज़्यादा मतदान होना, ये दिखाता है कि इंडियननेस में या इंडियन मेकिंग प्रोसेस, इंडियन बिल्डिंग प्रोसेस में, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में तो वो बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि 370 जो है एक ब्रिज नहीं था, ये एक बहुत बड़ी दीवार थी जो पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर से अलग करती। और ये दीवार कुछ ऐसी पार्टियों ने, कुछ ऐसे लीडर्स ने जो कश्मीर सेंट्रिक थे, रखी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर का अमेलगमेशन जो है रेस्ट ऑफ इंडिया से पूरी तरीके से हो, और वो चाहते थे कि सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस के नाम पर अपनी राजनीति पूरी तरीके से चमकाई जाए, एक कम्युनल पॉलिटिक्स भी प्ले करें, उनका जो वोट बैंक है मुस्लिम्स का वो इंटैक्ट रहे, और अपने हिस्ट्री के आधार पे ये 370 के आधार पे एक ऑटोनॉमी का लॉलीपॉप जो है लोगों को चढ़ाते रहे। और होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि 370 तो कुछ नहीं था, हॉलो था, ये तो बस लोगों के लिए रखा था। क्यों रखा था आपने? जब आप खुद कह रहे हैं कि हॉलो था, फिर रखने की आवश्यकता क्या थी? तो रियलिटी तो यही है कि फारूक अब्दुल्ला ने 370 नलिफिकेशन से पहले बोला कि मेरा नाम आप बदल दीजिएगा, और यहाँ पर जो है 370 कोई नहीं हटा सकता। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक दे विल नॉट बी अ शोल्डर लेफ्ट टू अनफर्ल द ट्राई कलर। कहाँ है महबूबा मुफ्ती आज? कहाँ है फारूक अब्दुल्ला? हाँ, मैं फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को बधाई देता हूँ। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 में जब मैंने उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू किया उनके पार्टी हेडक्वार्टर्स में, उन्होंने मुझे बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब उन्होंने 2 जगह चुनाव क्यों लड़ा? तो ये तो दोगलापन भी राजनीतिक लोगों का रहता है, और ये रेस्पेक्टिव वो पार्टी है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती और इंजीनियर रशीद को ये अब सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? सबसे बड़े लूजर जो इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में रहे हैं वो है महबूबा मुफ्ती और इंजीनियर रशीद, और यही 2 लोग हैं जो आज एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का नैरेटिव आगे कर रहे हैं। यही लोग हैं जो सेपरेटिज्म को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और आप देखिए, इंजीनियर रशीद को 1 सीट मिली है, महबूबा मुफ्ती को 3 सीटें मिली हैं, और इल्तिजा मुफ्ती जो उनकी बेटी है, उनका जो होम बैस्टन है बिजबिहारा, वहां से बुरी तरीके से आ रही है। पिछली बार महबूबा मुफ्ती आ रही थी। तो ये एक रियलिटी है, एक नए प्रिज्म से
उनको जम्मू कश्मीर को एक नए संदर्भ में देखना ही पड़ेगा। चुनाव का जो परिणाम है आदित्य जी, आपकी बात में एक बात और जोड़ता हूँ मैं कि यही वो पार्टी है पीडीपी जिसने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर विवाद का सोल्यूशन करना है तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी एक पार्टी है, और बिना चीन को बुलाए, बिना पाकिस्तान के बुलाए आप कश्मीर का रेजोल्यूशन नहीं कर सकते। और कश्मीर और जम्मू के आवाम ने उनको 3 सीटें दी, तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा मैसेज है। मैंने 2019 में जब 370 हटा, उसके बाद मैंने कश्मीर में बहुत रिपोर्टिंग की, करीबन 2-3 हफ्ता। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा शेखर गुप्ता जी के प्रिंट में, और उसमें मैंने लिखा कि दैट न्यू पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैनॉट गो थ्रू गुपकार रोड। इसका मतलब 2 मतलब है इसके। एक मतलब ये है कि जो पुरानी तकियानुसी पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जिनके राजनेता गुपकार रोड पर रहते हैं, एक बहुत ही एलीट एरिया है यहाँ का। आप मान लीजिए सेंट्रल दिल्ली का कोई ऐसा एरिया जहाँ पर जैसे खान मार्केट के आसपास के एरियाज हैं, तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब वहाँ रहते थे, अभी भी रहते हैं। महबूबा मुफ्ती वहाँ से हट गई हैं, और वहीं पर हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके भी हेडक्वार्टर्स गुपकार रोड पे। तो मेरा दोहरा ये है, मैं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर कह रहा हूँ, और बहुत लोगों को ये सरकार में भी और ऑपोजिशन में भी अच्छी बात नहीं लगेगी, लेकिन मेरे को एज ए कश्मीरी अपने लोगों को मुंह दिखाना है, तो मैं सच बताऊँ। और सच जम्मू कश्मीर का ये है कि पहली बात, आप ये जो पुरानी तकियानूसी नीतियां हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के बारे में, ये नहीं चलने वाला, क्योंकि 370 आपने डस्टबिन में फेंक दिया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मान्यता दी कि 370 कोई स्टैंड नहीं करता पूरी तरीके से। तो उमर अब्दुल्ला का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का या किसी और छोटी पार्टी का ये उठाना अब लाजमी ही नहीं होता। आप रोटी, कपड़ा, मकान, डेवलपमेंट, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी बात कीजिए। आप विंटर के महीनों में लोगों को रूरल एरियाज में क्या डिफिकल्टी होती है उसकी बात कीजिए। आप ये बात कीजिए कि कोविड पैंडेमिक जब हुआ था तब पूरे कश्मीर में सिर्फ 80 वेंटिलेटर थे, बताओ आपने क्या काम किया। जब 2014 में फ्लड्स हुए तो पूरी तरीके से तहस नहस हुआ, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई। तो ये सवाल लोकल पार्टीज को भी जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है, लेकिन अब जो है मुझे लगता है एक नई राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा आपको आज कि नई दिल्ली की भी जो नीति रही है कई दशकों से, ये अभी भाजपा सरकार की नहीं, कई दशकों से रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है सरकार वहाँ चलाती हैं या फिर पॉलिटिक्स चलाती हैं, ये भी नहीं चलने वाला। आप देखिए, आपका नई पार्टियां देखिए, आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस आई, वो पहले अलगाववादी थे सजाद लोग, अब मेन स्ट्रीम में आए, बहुत अच्छी बात। एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री थे भाजपा और पीडीपी की सरकार में, और अब एक सीट उन्होंने जीती है, मुझे लगता है 600 या 800 वोटों से। उसके बाद जो है अपनी पार्टी आई, और बहुत जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अल्ताफ बुखारी पहले पीडीपी के साथ थे, बहुत वाहवाही की गई, भाई अपनी पार्टी आएगी, और कम से कम 4 से 5 सीटें लाई थी। कितनी सीटें उनकी आई हैं? 0। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी कहती है कि जो बी टीम बीजेपी की कश्मीर में आ रही है, ये नहीं होने वाला। आप ये जो पीछे से पुश कर कर आप पॉलिटिक्स चला रहे हैं, ये नहीं होने वाला। आप तो ग्रास रूट से, उसमें समय लगेगा, आपको ग्रास रूट से राजनेता उठाने पड़ेंगे, उनको कन्विंस करना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में मान्यता रखनी है, और चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, और तभी जो है बीजेपी अपने रूट्स जो है फाउंडेशन वहाँ पर बना सकती थी। जो 80 के दशक में या 90 के दशक में वहाँ टिकलाल टपलू थे या बाकी नेता थे, उन्होंने कोशिश की थी। तो जब तक वो नहीं होता तब तक बीजेपी एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकती। आदित्य जी, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। एक्चुअली मैं उस इंटरव्यू पे आना ही चाहता था। 18 मिनट का इंटरव्यू, आपने बहुत बोल्ड इंटरव्यू मैं कहूँगा, और आपने जैसे सवाल पूछे हैं वो बहुत कम लोग बिल्कुल आंखों में आँख डाल के सवाल पूछ पाते हैं। उसमें से 3 प्रश्न मुझे बहुत ही, मुझे लगता है कि आज आप बैठे हैं तो आपसे पूछ ही लेना चाहिए आपने। और ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि जिनका आपने इंटरव्यू लिया, अब वो इस इलेक्शन के बाद वो अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे जी, तो आपका सवाल फिर से बहुत मौजूद हो जाता है। तो आपने उनसे ये कहा कि धारा 370 के हटने के बाद हमारे जो होम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा कि अब एक नया कश्मीर आएगा, जिसके लिए आप भी बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं। उस पर उनका जो जवाब था, उन्होंने इस चीज़ को काउंटर किया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नया कश्मीर दिख नहीं रहा। आज एक बार फिर से ये सवाल कि उनका जो जवाब था, और चूँकि वो अगले चीफ मिनिस्टर हैं कश्मीर के, JNK के, यूनियन ऑफ JNK के, तो उनका ये जो परसेप्शन है और वो कैसे चीफ मिनिस्टर साबित होंगे, वो आपके हवाले से मैं सुनना चाहूँगा।
दूसरा, आपने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की बात की थी उनसे, सीधे आपने पूछा था कि पहाड़ीज़, गुज्जर, बकरवाल, इन्हें जनरली इग्नोर किया जाता है। उसका बहुत लेम डिफेंस उन्होंने दिया था कि हमारे यहाँ कुछ मिनिस्टर इस कम्युनिटी से बनाए जाते हैं। पर लास्ट में आप उनसे ये भी सवाल नहीं पूछने से चुके कि आपको कश्मीर में एलिटिस्ट माना जाता है, आप एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बहुत एलीट क्लास से हूँ, मैं इसको मना नहीं करता, लेकिन जिस तरह के नया कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसको आपने खुद कहा कि वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, इस चुनाव के बाद आपका अपना परसेप्शन क्या है कि क्या बदलने वाला है, क्या होने वाला है, खासकर अगर उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर वापस आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि जम्मू कश्मीर इज एट अ कस्प राइट नाउ। दिस कस्प हैज स्टार्टेड ऑन 5 अगस्त 2019 एंड दिस इज अ न्यू कश्मीर इन मेनी वेज, चाहे अमित शाह जी बोलें या कोई और बोले। और अब उमर अब्दुल्ला के पास ये अपॉर्चुनिटी है। अगर वो कहते हैं कि अमित शाह या मनोज सिन्हा जो कहते हैं नया कश्मीर वो गलत है, हॉलो है, बलून है, बर्स्ट हो गया है, 5 साल में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, अब उमर अब्दुल्ला के पास एज चीफ मिनिस्टर ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक नया कश्मीर बनाए। क्यों नहीं बनाएंगे? अगर वो कश्मीरियों की बात करते हैं और वो कहते हैं कि 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वादे हुए, तो उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये प्रूव करे, डेवलपमेंट लाकर, लोगों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी लाकर, अस्पताल लाकर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाकर, और दिखाए लोगों को कि डेवलपमेंट से उनका असली मायना क्या है। दूसरी बात, आप देखिए, उमर अब्दुल्ला तो एलिटिस्ट हैं ही, और सबसे स्पष्ट ये इससे जाहिर होता है कि जब उनको अरेस्ट किया गया, जब हाउस अरेस्ट उनको किया गया 5 अगस्त या 4 अगस्त को, आपने देखा कि पूरे 1 साल या 1.5 साल या 2 साल कहीं प्रदर्शन देखा अपने कश्मीर में? कहीं आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग सामने आए और बोला कि हमारे नेता को आपने अगवा कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, उसको छोड़ा जाए? कहीं नहीं। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पुलिस ने लोगों को बंद कर दिया था, हर घर के बाहर पुलिस लगी थी और रोका था लोगों को, नहीं। क्योंकि हमने तो देखा कि बहुत सारे अलगाववादी नेता जो डाउनटाउन एरिया है श्रीनगर में पहले कुछ दिनों में प्रदर्शन कर रहे थे। एंड दिस इज द इंडियन डेमोक्रेसी। आप देखिए कि 370 को हटाया गया, लेकिन हिंदुस्तान ने वहां पर प्रदर्शन करने वालों को बोला आप करिए प्रदर्शन। करीबन 2000 लोग वहां पर आए, मैं कश्मीर में था, और बीबीसी ने भी इस पर रिपोर्ट किया कि वहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। नहीं, 2000 लोग आए। आप कश्मीर की पॉपुलेशन को एक तरफ देखिए और 2000 लोगों को एक तरफ देखिए, तो मुझे लगता है अंदर से भी लोगों को पता था कि 370 कुछ नहीं है। हमारा जो इतिहास है वो मूलतः भारतीय रहा है, हमारा जो पूरा कल्चर है, हम उस धरती से आते हैं जहाँ पर शंकराचार्य आए, जहाँ पर अभिनव गुप्त आए, जहाँ पर ललितेश्वरी आए, और हम उस जगह से आते हैं जहाँ कश्मीर शैव दर्शन, जहाँ कश्मीर शैविज्म की स्थापना हुई, कश्यप भूमि, कश्यप और कश्मीर। और आज तक आप देखिए 3 दशक से ज़्यादा हो गया, 4 दशक होने वाले हैं कि आतंकवाद वहाँ पर चल रहा है। शंकराचार्य मंदिर अभी भी श्रीनगर में सबसे ऊपर वहाँ पर खड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई भी आँच नहीं आई। बहुत मंदिरों को कोशिश की गई, जलाने की कोशिश, आतंकवादी हमले हुए। जो कश्मीरी पंडित वहाँ रहे और जिन्होंने एक आवाज़ तक नहीं उठाई, बेचारे जो गरीब थे या फिर बिजनेस वहाँ चलाते थे या सरकार में काम करते थे, उनको मार दिया आपने। केमिस्ट था ML बिंद्रू वहाँ पर, और वो लोगों की सेवा कर रहा था, वहाँ दवाइयाँ देता था लाल चौक के पास, उसको आपने पॉइंट ब्लैंक रेंज मार दिया 300 मीटर दूर SSP श्रीनगर के दफ्तर से। आपने वहाँ पर राहुल पंडित जो बड़गाम में DC ऑफिस के वहाँ पर काम करता था, उसको बेचारे को मार दिया। उसकी क्या गलती थी कि वो हिंदुस्तानी था, कि वो बड़गाम में काम करता था लोगों के लिए। तो ऐसे ही उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, ऐसे लोगों को मारा। और ये सारा जो एक मुखौटा पहन के राजनेता कश्मीर में गुपकार रोड पे बैठे हैं, क्या ये लाल चौक पे आए प्रदर्शन करने के लिए? क्या इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई? हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि 47 से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अपनी जान दी कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए। बहुत अच्छी बात है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन जो पिछले 30 साल में हुआ, जो माइनॉरिटी किलिंग हुई, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, सिखों का नरसंहार हुआ, आपने देखा कि पिछले 3 से 4 साल में कैसे माइनॉरिटी किलिंग्स जो है फिर से बढ़ी। तो ये सब नेता कहाँ थे? ये तो गोश्ताबा और बिरयानी और रोगन जोश खा रहे थे अपने महलों में गुपकार रोड पे। तो अब मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती उमर अब्दुल्ला के ऊपर है कि कश्मीर को कैसे बदले। हाँ, वो बहाने मारेंगे, वो कहेंगे नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर है
वो तो अमित शाह जी के पास है, MHA के पास है, जो मेजर वहाँ पर जो पावर्स हैं, क्योंकि ये तो LG का मॉडल है, ये तो दिल्ली काम नहीं करने दे रही। तो हमारे पास काम नहीं होगा। तो वो अब उनको सोचना है, क्या वो अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं, क्या वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं, या वो एक नए नेता के रूप में उभरना चाहते हैं। हिस्ट्री उनको उस नजरिए से देखेगी। आदित्य जी, एक बहुत शानदार तथ्य है कि आज हम ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि की बात है एक नागरिक के तौर पे, भारत के नागरिक के तौर पे, कि जम्मू और कश्मीर में हमने शांतिपूर्ण चुनाव कराए। और ये एक झटके की बात नहीं है, 370 हटाने के पहले भी, बल्कि 2016-17 से ही भारत सरकार ने जिस तरीके से काम करना शुरू किया टैक्टफुली, और आप बहुत क्लोज रहे हैं उनसे, आपने बहुत नज़दीकी से देखा है उन सारी चीज़ों को। और धारा 370 ऐसा नहीं कि अचानक से घोषणा हो गई है, उसके पीछे की जो मुकम्मल तैयारी है, और वो तैयारी हर स्तर पे, चाहे वो डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन हो, चाहे वो डिफेंस के लेवल पे हो, इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पे हो, और कश्मीर में बहुत सारे जो गुट हैं उनसे कैसे पेश आना है और कैसे निपटना है, या अगर कहीं कोई चुनौतियां हैं। और आज हम जब बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं तो हमने देखा कि एक शांतिपूर्ण ढंग से हमने एक चुनाव कराया है, भारत सरकार ने कराया है, भारतीय लोगों ने मिलकर कराया है, और उसमें भाजपा भी एक पार्टिसिपेंट है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी उस पार्टी को मिली, जैसे आपने इंगित भी किया, जो शायद भाजपा के विरोधी हैं, बिल्कुल भाजपा के विरोधी हैं। तो ये दिखाता है कि हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर पाए। मैं चाहता हूँ कि आप एक कश्मीरी के तौर पे उन तैयारियों को हमारे देशवासियों को बताएं, क्योंकि ये उनके लिए तथ्य है कि अचानक से धारा 370 हटा दिया गया। क्योंकि जैसा आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है धारा 370 धारा होने के अलावा बल्कि एक नैरेटिव था, केवल उसके अंदर कुछ था नहीं, और वो नैरेटिव उन्हें सूट करता था। तो हमने धारा 370 रिपील नहीं किया भारत सरकार ने, बल्कि एक नैरेटिव डिमोलिश कर दिया, जिससे बहुत सारे दूसरे रास्ते खुल पड़े, और आज हम एक शांतिपूर्ण चुनाव के बाद बातचीत कर रहे हैं। इसको आपका कॉन्टेक्स्ट मुझे चाहिए। देखिए, कुछ भी चीज़ अचानक नहीं होती जी। ये इतिहास में हमने देखा है कि कोई भी एक ऐतिहासिक घटना जी घटती ज़रूर है, लेकिन ये 24 घंटे का इसमें ये अंतराल नहीं रहता करने में। तो इसमें हिस्ट्री रहती है, इसमें फाउंडेशन रहती है, इसमें बैकरूम, मुझे लगता है प्राइवेटली बहुत ऐसे काम जो होते हैं जो चलते रहते हैं, जो कई सालों बाद पब्लिक इसमें आते हैं। कोई किताब लिखता है, कोई इंटरव्यू देता है, या कभी तो आते ही नहीं। तो 370 को लेकर भी, कश्मीर को लेकर भी, मुझे लगता है कि कई सालों से वहाँ पर एक भूमिका बन रही थी। एक भूमिका ये बन रही थी कि वहाँ अलगाववाद चरम सीमा पे था, आतंकवाद चरम सीमा पे था। हमने 90 में देखा कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, करीबन 5 लाख से ज़्यादा हिंदू वहाँ से निर्वासन कर गए। एक एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड हुआ, जो कि कई सालों तक डिनाई किया गया। बोला गया एक बहुत ही फर्जी तरीके से कि जगमोहन ने ये करवाया है। बहुत ही गलत एक धारणा जो है अलगाववादियों ने और मेन स्ट्रीम जो पार्टीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने ये धारणा बनाई। फारूक अब्दुल्ला को किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आपने रिज़ाइन करके आप लंदन क्यों चले गए गोल्फ खेलने के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि माइनॉरिटीज़ को आप प्रोटेक्ट करें, और आज तक फारूक अब्दुल्ला के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि सिखों के खिलाफ नरसंहार हुआ। हमने देखा कि जो भी मुसलमान कश्मीर में हिंदुस्तान की बात रखता था उसको गोलियों से भून दिया गया बुरी तरीके से। जो भी कहता था कि इंडियन आर्मी मेरी आर्मी है, मुसलमान, उसको मार दिया गया। ऐसे बहुत सारे नेशनलिस्ट वहाँ पर निकले, और आपने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे कश्मीर के कश्मीरी मुसलमान जो आर्मी में थे, फयाज जैसे, जो औरंगज़ेब जैसे, जो CRPF में थे, BSF में थे, और उनकी भी पूरी तरीके से आपने मृत्यु कर दी। तो इसमें तो आपका कोई इस्लामी जिहाद नहीं है कि आप अपने ही लोगों को वहाँ पर मार रहे हैं। तो इसमें कौन सी आपकी राजनीति है, या फिर आपकी शरिया लॉ है, या आपका आज़ादी का परचम है? तो आप तो पाकिस्तान के पूरी तरीके से पपेट्स हैं, और ये आपको मानना पड़ेगा। कई साल पहले मैंने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में सैयद अली शाह गिलानी पर भी यही सवाल उठाया कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी आइडियोलॉजी जानता हूँ, लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए, अब्दुल गनी लोन तो आपके अपने थे, आपने उनको क्यों मारा? और आप बकरवालों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, गुज्जरों के लिए, जो शियाओं के लिए, जो बाकी समुदाय के लोग हैं, उनके लिए आपने क्या किया कश्मीर में? आपने तो पाकिस्तान की बात रखी पूरी तरीके से। आपके खुद के जो ग्रैंड डॉटर्स हैं, ग्रैंड सन हैं, बच्चे हैं, वो विलायत में पढ़ें, वो जाएं सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, लेकिन जो बाकी कश्मीरियों के बच्चे हैं वो पैलेट गन का सामना करें, वो पत्थर मारें,
वो जुम्मा की नमाज के बाद बाहर जाएं, तोड़फोड़ करें और पूरी तरीके से ख़त्म करें। तो ये बेसिस था आपकी। मैं आपको बताऊं 2000 अलग अलग एक ना एक युग आए वहाँ पर। मैं आपको कहूँगा कि जैसे 2006 था, 2008 था, 2016 था जब बुरहान वानी को मारा गया। तो अलग अलग ऐसे साल हैं जहाँ बहुत वायलेंस हुई। जैसे 2008 में आप देखिए अमरनाथ को लेकर बहुत ही हिंसा हुई, एक बहुत ही जम्मू वर्सेस कश्मीर डिवाइड हुआ। 2010 में जैसे तुफैल मट्टू एक युवा था, उमर अब्दुल्ला वहाँ सरकार में था और 110 लोगों की वहाँ मृत्यु हुई श्रीनगर और आसपास के जिलों में। तो इस पे तो उमर अब्दुल्ला का कोई जवाब नहीं है। तो पूरी तरीके से एक सिक्योरिटी फेलियर वहाँ पर रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। जो चीफ मिनिस्टर थे या गवर्नमेंट थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास था, वो संभाल ही नहीं पाए पूरी तरीके से। तो मुझे लगता है जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना घटी, 40 से ज़्यादा हमारे जो सीआरपीएफ के सोल्जर्स हैं उनको मार दिया गया एक सुसाइड बॉम्बिंग के तहत, उस दिन रात को सरकार ने निर्णय लिया कि हमें जवाब देना है, कश्मीर में भी देना है, कुछ ऐसा करके कि कश्मीर का पूरी तरीके से ऐतिहासिक जो है नॉमेनक्लेचर वो हिंदुस्तान के साथ रहे और इसको इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप में कार्रवाई हुई। पहला तो हमने बालाकोट पे हमला किया और आपको पता होगा कि कैसे बालाकोट में जो मसूद अजहर है जिसने कैंप इस्टेब्लिश किया था सबसे पहला जैश ए मोहम्मद का, उसको पूरी तरीके से मार दिया गया। कुछ लोग कहते हैं 50 लोग वहाँ मारे गए, कुछ लोग कहते हैं 300 आतंकवादी मारे गए, लेकिन जैश ए मोहम्मद को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद हमने देखा अचानक से मसूद अजहर गायब हो गया। और मैं आपको सच आज बताता हूँ कि मसूद अजहर का पता ही नहीं, क्या पता उसको वो मर गया हो, लेकिन पाकिस्तान में कुछ आइडिया ही नहीं है। क्योंकि मसूद अजहर इंटरेस्टिंगली आपको पता शायद होगा कि मसूद अजहर अपने आप को पत्रकार कहता था। मसूद अजहर एक अल कलाम वीकली करके हर हफ्ते एक कॉलम लिखता था और उसका जो स्पोक्स पर्सन है सैफुल्ला, वो एक ऑडियो जो है 6-7 मिनट का उसी कॉलम का निकालता था, हर हफ्ते रिलीज करता था और मैं इसको मॉनिटर करता था। लेकिन 2019 के बाद ये गायब हो गया, जिससे मुझे लगता है क्योंकि उसकी तबीयत भी खराब थी, वो खाना ज़्यादा खाता था, मोटा था बहुत, तो उसकी हो सकता है मृत्यु हो गई हो। और क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पता लग जाता है, या ऑडियो आता है या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है, तो मसूद अजहर का पता ही नहीं किसी को कि आज वो पाकिस्तान में है कहाँ। और इसके बाद हमने कंटिन्यूसली देखा कि भारत ने बालाकोट पे हमला किया, उस पर अभिनंदन हुआ, उस हिस्ट्री पे मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त से पहले 6 महीने से कार्रवाई चल रही थी। और मैं आपको कहूँगा एक बहुत बड़े हमारे एक अधिकारी थे जिन्होंने मई या जून के महीने में मुझे बुलाया, अच्छा, और पूछा कि खौल साहब आप 370 को लेकर क्या मानते हैं। तो मैंने बोला 370 तो जाना चाहिए सर। तो बोला 35 को लेकर, तो मैंने बोला वो भी जाना चाहिए। तो बोला कि अच्छा तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला देखिए करना तो क्या चाहिए, करना तो सबको पता है कि दोनों निकलना चाहिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो बोला ऐसा क्यों आपको लगता है। तो मैंने बोला बीजेपी 40 साल से अपने मैनिफेस्टो पे लिख रही है कि 370-35 से जाएगा, लेकिन यू रिक्वायर पॉलिटिकल विल। जब तक वो पॉलिटिकल विल नहीं होगा, एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी, जब आप दूर का दृष्टिकोण आपके पास नहीं होगा, लॉन्ग टर्म विजन, तब तक नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आदित्य अगले 3 महीने में हम 370 हटा देंगे। क्या बात। और अगर हमने नहीं हटाया तो जैसे वो फिल्मी तौर पे कहते हैं तो आप मेरा नाम बदल देना। तो मैंने बोला मैं क्या आप नाम बदलूंगा, आप इतने ऊंचे अधिकारी हैं। तो इट वाज हैपेंड बिफोर 3 मंथ्स बिफोर। और उसके बाद ये भी हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे बोला कि आप कश्मीर जाइए। तो मैं कश्मीर भी गया, वहाँ पर मुआयना किया, एक रिपोर्ट भी मैंने सबमिट की कि क्या मुझे लगता है एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कश्मीर में चेंजेस होनी चाहिए, और उस पर काम भी हुआ। जो मैंने चीज़ें लिखी ओनली फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, ओनली फ्रॉम सिक्योरिटी, हवाला रैकेटिंग और करप्शन के नज़रिए से, जो मैं देख पाता था एज एन आउटसाइडर, एज ए जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, जो गलत था उस पर बहुत कार्रवाई हुई। लेकिन जिस दिन 370 वहाँ से जाना था, सुबह 6 बजे उसी अधिकारी का मुझे फ़ोन आया और बोला कौल साहब मैंने आपको कहा था कि 3 महीने में मैं करूँगा और आज वो होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका समर्थन करें। तो हालांकि मैं उनका नाम अभी नहीं ले सकता क्योंकि हालांकि वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत एक्टिव हैं, और कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, टॉप ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस। हो सकता है किसी दिन मैं किताब लिखूं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अभी भी सर्व कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को उनकी प्राइवेसी को वायलेट करना चाहिए।
आदित्य जी, मैं आपको बधाई देता हूँ क्योंकि पूरा देश, बल्कि पूरा देश आपको बधाई देता है इस बात पे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण, छोटा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण योगदान है आपका इसमें। धारा 370 एक बड़े दैत्य की तरह नैरेटिव बनता चला गया था, और वो नैरेटिव बहुत ही दोधारी तलवार की तरह सबको नुकसान पहुंचाता था जी। और धारा 370 के हटने के बाद से जो ये नई हवा चली है और जिस तरह से हम चुनाव हम कर पाए हैं, तो ये अपने आप में बहुत उपलब्धि वाली बात है। आदित्य जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए कई बार कश्मीर बहुत दूर, काफ़ी दूर नज़र आता है। दूर तो मुझे भी नज़र आता है, और मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ अब जी। क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ जी। तो हालांकि मूलतः मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ जी, लेकिन अब वहीं का वासी हो गया। मैं जब दूर कहता हूँ आदित्य जी, तो मेरा मतलब है कि हम कश्मीर को सबसे पहले शायद फिल्मों से जानते हैं जी। और फिल्मों में वो सुंदर वादियाँ और वो बहुत गुडी गुडी सा फील आता है। और हाँ, कश्मीर की खूबसूरती पे मतलब क्या ही कहा जाए, इस पे डिबेट नहीं कर सकते हम। लेकिन कश्मीर के जो हालात हैं, बहुतों के लिए किताब होगी, बहुतों के लिए पत्रकारिता होगी, बहुतों के लिए आर्टिकल होंगे, लेकिन आपका अपना सच है वो। अभी एक फ़िल्म आई जिस पे आप काफ़ी मुखर भी रहे, मैंने 1-2 पॉडकास्ट भी देखे, कश्मीरी फाइल्स। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि नैरेटिव की बात चली है, तो वो फिल्म क्या लगती है आपको? वो एक एजेंडा फिल्म है या वो सच है, या ऐसी फिल्मों की हमें ज़रूरत है? देखिए, कश्मीर फाइल्स जो है एक सच का एजेंडा है। एजेंडा तो है, आप एजेंडा आप ये कहें, कुछ लोग तो राजनीति की तरफ दृष्टिकोण से देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तो एजेंडा है, ये तो किसी को बेनिफिट करेगा, एट्सेट्रा करेगा, मोदी जी ने इस पर पार्लियामेंट में बोला या बाहर बोला, तो इसलिए जो है ये पॉलिटिकल फिल्म हो गई। कैसे? अगर उसमें पाकिस्तान की बात होती और अलगाववाद की बात होती, हुर्रियत की बात होती, JKLF की बात होती, यासीन मलिक की बात होती, गिलानी की बात होती, क्या तब वो एजेंडा वाली फिल्म नहीं बनती? क्या तब वो किसी और का सच नहीं होता? तो असली बात तो ये है कि कश्मीर फाइल्स सिर्फ 10% दिखाता है असलियत को। असलियत तो इससे भी ज़्यादा जो है भयावह है। आप देखिए, जहाँ पर कश्मीर में कितने नरसंहार हुए, संग्रामपुरा से लेकर गूल से लेकर वंदहामा से लेकर बच्चों को वहाँ पर भून दिया पूरी तरीके से। अमेरिकी प्रेसिडेंट जब आ रहे थे, सिखों को पूरी तरीके से वहाँ पर 36 लोगों को मार दिया। टिकलाल टपलू जो वहाँ पर एक लॉयर थे, बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी थे, उनको आपने श्रीनगर में मार दिया। ऐसे ही बहुत सारे लेखक थे, जस्टिस थे, जो भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो कश्मीरी पंडित समुदाय को रिप्रेजेंट करती थी अलग अलग फील्ड्स में, उनको पूरी तरीके से मार दिया। और ये सिस्टमैटिक एक नैरेटिव चला कश्मीर में, दिल्ली में। बहुत सारे शोध संस्थान जो अलगाववाद को बढ़ावा देते थे या एक वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते थे, वो ये बताते गए कि नहीं नहीं, ये तो जगमोहन ने किया है। जगमोहन ने फ़ोन किया एक बार कश्मीरी पंडितों को और बोला आप निकल जाओ। क्या आप मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो क्या गवर्नर वहाँ के उत्तर प्रदेश के वहाँ पर फ़ोन करके लोगों को मुजफ्फरनगर में बोलेंगे आप कुछ देर के लिए जो है दिल्ली चले जाइए, कुछ देर के लिए आप बागपत चले जाइए, कहीं और चले जाइए? ऐसा होगा? जो सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं, वो अपना घर बार छोड़ के सर्टिफिकेट्स, मंदिर, पैसा, बिजनेस, एजुकेशन सब कुछ छोड़ के वहाँ पर एक ही रात में निकल जाएंगे? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं होता हुआ देखा। असलियत तो ये है कि वहाँ की मस्जिदों से जो है स्लोगन्स निकले। और स्लोगन्स क्या थे? इस्लामी स्लोगन जो आप सीरिया में देखते हैं, अफगानिस्तान में देखते हैं, इराक में देखते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए और हमें यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा बनाना है, हमें शरिया लॉ लाना है, यहाँ इस्लामी हुकूमत चलेगी, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। यहाँ पर हम कश्मीरी पंडितों को बोलते हैं चले जाओ, लेकिन अपनी औरतों को यही रखो हमारे लिए। ये थे वहाँ पर स्लोगन मस्जिदों से निकले। इनसे जो है कश्मीरी पंडित मजबूर हुए वहाँ से निकलने को। ये दर्शाता है कश्मीर फाइल्स। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ कश्मीर फाइल्स विच अनफॉर्चुनेटली इवन माई फ्रेंड्स इन द लेफ्टिस्ट मीडिया आर नॉट एबल टू एब्जॉर्व, क्योंकि उनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। और मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल भी देता हूँ। मीडिया को ज्वाइन करने से कई साल पहले, ये 2006 की बात है, मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो मेरा अचानक संयोग ऐसा हुआ कि मैं कुछ एपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में घुसा। तो एक प्रियदर्शनी मट्टू थी जिनका रेप हुआ, मर्डर हुआ, तो उस पर मैंने एक कैंपेन लॉन्च की जो अचानक से हुई। मैं ये नहीं कहता कि मैंने खुद से कुछ किया, लोगों का समर्थन रहा तो बहुत अच्छा कैंपेन रहा। और उसमें
थैंकफुली जस्टिस मिला 10 साल के बाद। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने रूट्स इन कश्मीर एक संस्था बनाई और इस संस्था को हमने आगे बढ़ाया। हमने एक कोशिश की कि हम संगोष्ठियाँ करें, एग्जीबिशन करें, अवेयरनेस के लिए दुनिया भर में जो है कैंपेन करें। काइंड ऑफ कल्चरल कैंपेन, कल्चरल एंड पॉलिटिकल। कल्चरल इसलिए क्योंकि हम बाहर हैं, अलग अलग जगहों पे, तो कल्चर को मजबूत रखना है, जिंदा रखना है। और पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि मीडिया में और जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है उसमें हमारा नाम कहीं नहीं था। कश्मीर की जब भी बात होती थी, हुर्रियत, JKLF, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, खत्म। इसके अलावा कश्मीरी पंडित कहीं नहीं। सिर्फ एक लिप सर्विस होता था कि कश्मीरी पंडित तो हमारा अंग है, ये तो हमारा पार्ट है, इनको हम हमेशा वेलकम करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल वॉइस देना कोई बिल्कुल भी उसका जिक्र नहीं होता था। तो हमने ये कोशिश की कि गीलानी, यासीन मलिक, मीरवाइस या कोई भी ऐसा लोग जब भी दिल्ली में आते हैं किसी थिंक टैंक के इवेंट में, पॉलिटिकल इवेंट में, प्रोटेस्ट में या कहीं भी, हम वहाँ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और वायलेंस नहीं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में उनका जो है काउंटर करेंगे। जो हमने ये 2006 से कैंपेन लॉन्च की, मुझे लगता है 370 को हटाने का एक बहुत बड़ा, एटलीस्ट नैरेटिव के लिए एक बहुत बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन। इसमें हज़ारों युवाओं ने जो है योगदान दिया। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा मैंने बहुत बार यासीन मलिक का सामना किया, गिलानी का सामना किया, मुझे थ्रेट्स मिले। उसके बाद एक बार मैं अरेस्ट भी हुआ 2008 में और 24 घंटे में लॉकअप में रहा, फिर मुझे बेल मिली। आप सोचिए कि यासीन मलिक अपना हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देता था, वायलेंस इंसाइट करता था, तो उसको अरेस्ट नहीं किया। एक आदमी जो जस्टिस के लिए कैंपेन कर रहा था, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। 2010 में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, LTG ऑडिटोरियम, वहाँ पर गीलानी, अरुंधति रॉय और लेफ्टिस्ट ग्रुप जो JNU के हैं वो सामने आए और टाइटल दिया एक इवेंट का, आज़ादी द ओनली वे। और उस पर मैंने कोशिश की कि मैं FIR लॉन्च करूं, तो मुझे दिल्ली पुलिस ने गाड़ी में बिठा दिया और बोला कि भाई आप यहाँ रहो, आपकी वजह से यहाँ शांति में भंग होगा। तो मैंने बोला मैं अकेला क्या करूँगा, ना मेरे पास बंदूक है, ना पिस्तौल है, और मैं तो अपना मत रखना चाहता हूँ। बोला नहीं, आप बाहर रहिए। उसके बाद हमने कोर्ट अप्रोच किया और अरुंधति रॉय के खिलाफ, गीलानी के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ FIR जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हो। ये 2010 की बात है। 2010 से 2014 कांग्रेस की सरकार, कुछ उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। चिदम्बरम ने स्टेटमेंट दिया कि मैं नहीं मानता कुछ गलत हुआ, कुछ इस पर कार्रवाई नहीं होगी। क्राइम ब्रांच के पास दिल्ली पुलिस की ये केस था। 2014 से 2024 कोई इसमें ये नहीं हुई। अब जाके पिछले कुछ महीनों में LG जो दिल्ली के हैं, उन्होंने सैंक्शन दिया है प्रोसिक्यूशन का। अब देखने वाली बात है कि 14 साल बाद जो है वनवास हुआ था, अब 14 साल के बाद क्या जस्टिस होगा। तो मुझे लगता है कि हमारी भी कुछ खामियां रही हैं। हम नैरेटिव वॉर में, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमारे में कमी रही। अब तक हमारे खिलाफ जो है बहुत इंटरनली डैमेज किया है इंडिया के इंटरेस्ट को। मैं BJP की बात, सरकार की बात नहीं कह रहा, मैं इंडिया की इंटरेस्ट की बात करता हूँ। जैसे जयशंकर जी कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता हूँ। हमारा मत हमारे देश के लिए जो अच्छा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो अच्छा है, और जो ऐसे लोग हैं, PFI है, JKLF है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कोशिश करते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म एक चीज़ होती है, क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नेशनल सॉवरेनिटी को ही क्वेश्चन कर लें, अगर आप पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट को ही क्वेश्चन कर लें और बोलें कि नहीं, ये चुनाव तो कुछ नहीं है, ये तो अलगाववाद होगा, कश्मीर को तो रेफरेंडम मिलेगा, ये तो पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये होगा, तो ये कहाँ से बर्दाश्त होगा? और फिर आप कुछ एक्शन ही नहीं लेते उसके खिलाफ। सो व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज आर यू सेंडिंग? आप देखिए, यासीन मलिक ने इंडियन एयरफोर्स के लोगों को मारा 1990 में। आज कितने साल हो गए? लगभग 34-35 साल हो गए। तो क्या कोई कार्रवाई यासीन मलिक के खिलाफ हुई? यासीन मलिक पे पूछना ही चाह रहा था, क्योंकि यासीन मलिक को लेके आप काफ़ी मुखर भी रहते हैं, और आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी थी एक पॉडकास्ट में, मैं पीछे सुन रहा था कि यासीन मलिक, आपने कहा कि एक बल्कि पब्लिक ऑडिट होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर भी कि वो कौन से लोग थे जो उसको सपोर्ट करते थे। बिल्कुल। और यासीन मलिक जो है एक तरह का डबल एजेंट था। तो भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तब तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी आपका इस पर क्या स्टैंड है? आपको लगता है कि इस तरह का कोई ऑडिट होना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों को मैं श्रेय देता हूं कि उन्होंने 370 हटाया।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल बेनिफिट्स, चाहे कश्मीरी पंडितों का उद्धार हो, वापसी हो ना हो, एज एन इंडिविजुअल मैं कहता हूँ कि बहुत साहसी, बहुत ही ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है और एक दुनिया को एग्जाम्पल दिया है कि हमारी धरती, हमारे लोग, हमारा कल्चर, हमारा पॉलिटिक्स और हमारी सरकार, अगर हमें कुछ करना है हम वो करके दिखाएंगे, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे कुछ भी हो। जी। लेकिन अब आप यासीन मलिक का मुद्दा देखिए। यासीन मलिक, चलो कश्मीरी पंडितों को उसने मारा, वो आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए। आपके इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों को मारा। और कौन सा ऐसा देश होगा जहाँ पर एयरफोर्स के 4 लोगों को आपको मारा है और आप उसको जो है होटलों में ठहरा रहे हो, आप उसके मेडिकल एक्सपेंसेस दे रहे हो, आप उसको पाकिस्तान का वीज़ा दे रहे हो, आप अमेरिका उसको घुमा रहे हो, आप उसको इंटरनेशनल मीडिया से बात करने दे रहे हो, आप पाकिस्तान के LSE एजुकेटेड एक आर्टिस्ट हैं, उसके साथ शादी वो रचा रहा है। तो जो उसको मन में कई सालों तक लगा वो करता रहा कम से कम 2017 तक। क्यों ऐसा हुआ? अब आप देखिए, अभी भी यासीन मलिक 5 साल से जेल में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 2017 के हवाला केस में अब आप देखिए JKLF को 2000 तक बैन किया, 2000 के बाद उसको बैन हटा दिया। किसके कहने पर ये हुआ? इस पर ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यासीन मलिक को कौन पैसे मुहैया करता था, लग्जरीज मुहैया करता था, मंथली उसको चेक आती थी या पैसे आते थे, कौन करता था? इस पे ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पैसे तो आम जनता की। जब तक आम जनता को ये पता नहीं लगता कि यासीन मलिक की असलियत क्या है, सरकार में ऐसे कौन लोग थे जो प्रधानमंत्री कार्यालय में लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि नहीं नहीं यासीन मलिक को आप पैसे देते रहिए, ये हमारे लिए काम करेगा। क्या काम किया आपके लिए मुझे तो नहीं लगता कुछ काम किया। इनफैक्ट पिछले कई सालों का अगर आप ब्यौरा लें, एक जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनाई जिसमें मीरवाइज गिलानी और यासीन मलिक आए। ये तो साथ में आ गए, ये तो अलग अलग थे, ये साथ में आ गए आपके पैसे से, आपके रिसोर्सेज से, आपके योगदान से, और आप ही के खिलाफ शटडाउन करने लगे, स्कूल जला दिए, लाल चौक और जितने भी मार्केट थे बंद कर दिए। एक पूरी तरीके से जो सो कॉल्ड इंतिफादा एक मूवमेंट था। स्टोन पेल्टिंग आप देखिए कितनी होती थी, CRPF के लोग कितने बुरी तरीके से जख्मी हुए, कुछ लोग मर भी गए। तो ये ऑडिट बहुत ही ज़रूरी है, मुझे लगता है कई पैमानों पे काम होना चाहिए, लेकिन ये पैमाने पे ज़रूर काम होना चाहिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में भारत में कौन ऐसे लोग थे जो भारत की सुरक्षा नीति के खिलाफ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। आपने एक फ्रेज इस्तेमाल किया कि कश्मीर में कुछ लोग रहे जो, और शायद अब भी होंगे, जो निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते थे, और अब एक नई सरकार आने वाली है, अभी भी वो लोग हैं, कुछ एलिमेंट्स तो वहाँ है ही। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर की अभी चुनौतियाँ क्या हैं, और एक कंस्ट्रक्टिव वे में अगर हमें रिजॉल्व करना है वो चुनौतियाँ, खासकर मेरा इंटरनल चैलेंजेस से ज़्यादा मतलब है, तो आपके नज़रिए से उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अगर एक सच में एक सरकार चाह ले कि हाँ मुझे रिजॉल्व करना है? देखिए, बहुत पैमाने पे आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ नैरेटिव नहीं। नैरेटिव एक बात होती है, बातचीत एक चीज़ होती है, लेकिन ग्राउंड पे चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, महसूस करना, वो अलग होता है। पहली बात तो आपको ये करना पड़ेगा कि कश्मीर के जो युवा हैं, एक बहुत अच्छा कैंपेन इंडियन आर्मी ने कई सालों से चलाया है, जिसके तहत कश्मीर के बहुत सारे युवा जो है भारत का दर्शन करते हैं और लोगों से मिलते हैं। ये तो एक छोटा सा कैंपेन हुआ, लेकिन जैसे अमेरिका हो, इज़राइल हो, जर्मनी हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं, ये एनुअल एक एक्सचेंज जो है इनिशिएटिव चलाते हैं। एक्सचेंज के तहत क्या होता है, हर साल 40 से 50 या 100 या 200 या 300 अमेरिकन हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तानी अमेरिका जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बातचीत होती है, कॉलेजेस में बातचीत होती है, और आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि आपके देश में क्या होता है, मेरे देश में क्या होता है। ये हमको इंट्रा स्टेट जो है हिंदुस्तान में करने की ज़रूरत है कि कश्मीर के जो युवा हैं वो जाने कि पंजाब में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे एक वातावरण में पिछले कई सालों से रहे हैं जिन्होंने एक जो है गेटवाइजेशन देखी है, मुस्लिम एक माइंडसेट पूरी तरीके से देखा है। उनको पता ही नहीं है कि हिंदुओं के साथ रहना या सिखों के साथ रहना या बौद्ध ईसाई के साथ रहना क्या होता, कैसा होता है। एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, एक अर्बन कल्चर भी उन्होंने पूरी तरीके से देखा। मैं तो खुश हूँ कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे सिनेमाज अब कश्मीर में खुल रहे हैं 3 दशकों के बाद, क्योंकि लोगों को पता तो चले कि असलियत होता क्या है, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट क्या होता है। आप देखिए, कई सालों पहले एक लड़कियों का बैंड वहाँ पर आया, उनको बैन कर दिया क्योंकि वो सक्सेसफुल इतने हुए।
तो ऐसे ही कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि एक्सचेंज प्रोग्राम होगा तो कश्मीरी भी जानेगा कि शेष भारत कैसा है जी, और एक भारतीयों को भी जानने की ज़रूरत है जो शेष भारत है कि कश्मीरी कल्चर क्या है, कश्मीर के लोग कैसे हैं। और कई बार इस पे तो बात होती है, कई बार मुखर कश्मीरी कहते हैं कि हमें आम भारतीय कितना जानता है, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि आखिर आप शेष भारत को कितना जानते हैं। बिल्कुल। तो आपने ये जो बात कही ये तो बहुत बहुत शानदार सोच। तो ये मैं बिल्कुल आपसे मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसे कैंपेन्स होने चाहिए कि आप सिर्फ टूरिज्म के पर्पज़ से ना जाएं, आप जानने के पर्पज़ से एक एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत, एक एकेडमिक इंटरेस्ट के तहत वहाँ पर जाएं और जानें कि आर्कियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है कश्मीर में। आप मारतंड देखिए, आप बाकी जगहें वहाँ पर देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर है वहाँ का, आप देखिए नीलमत पुराण हो गया, राजतरंगी हो गया, कितना ज़रूरी है और लोगों को पता ही नहीं है। बेरिस्तानी शाही, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, मिडीवल हिस्ट्री है, एंशंट हिस्ट्री है, कश्मीर की शारदा है। आप देखिए जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, जो कि एक बहुत बड़ा एजुकेशनल सेंटर था, हब था, शंकराचार्य ने वहाँ पर मेडिटेशन की, वहाँ पर डिस्कोर्सेस होते थे कई साल पहले। तो इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो पॉलिटिकल मैं आपको कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए, एमओयूज़ हुए हॉस्पिटल्स के साथ, इन्वेस्टमेंट के इससे भी, तो डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चीज़ें की हैं, वहाँ पर ट्रेन्स आई हैं, वंदे भारत वहाँ पर आ रही हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज जो है उधमपुर और उसके आसपास के इलाकों में आ रहा है। लेकिन आपको जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, आपको अस्पताल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से लगातार टूरिज्म अपनी चरम सीमा पे है। लाखों लोग वहाँ पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा करने नहीं आ रहे, कश्मीर घूमने भी आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जब तक अच्छे और होटल नहीं हो, अच्छी और सुविधाएं नहीं हो, तब तक लोग जो हैं उतनी अच्छी मात्रा में नहीं आएंगे और एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। आप देखिए इसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ मोनोपोली हो गई है। फ़्लाइट की रेट्स पीक सीज़न में एकदम बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो कमरा नॉर्मली 7,000 का मिलना चाहिए वो आपको 20 से 25,000 में मिल रहा है। तो लोगों में भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं इतना पे कर रहा हूँ कश्मीर जाने के लिए। स्विट्ज़रलैंड और इन इंडिया की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि बहुत भूमिका वहाँ पर माननी पड़ेगी। आदित्य जी, आप फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी के विषयों के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, आपके बहुत अच्छे आलेख पे आते हैं। और मैंने जब आपके बारे में जाना तो मैंने जाना कि आप बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाते हैं और आपकी डॉक्यूमेंट्रीज़ इतनी बेहतरीन इस अर्थ में है कि उस डॉक्यूमेंट्रीज़ का फिर एक ग्राउंड पे असर होता है। अभी आप हल्का सा जिक्र कर रहे थे जब हम ये पॉडकास्ट करने वाले थे उसके जस्ट पहले, एक अफ़गानी बस्ती पे आप जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, मैं चाहूँगा आप उसका जिक्र करें। और इस सवाल को लेने के पीछे मेरा मकसद ये है कि सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आप सरीखे पत्रकार तो एक मीनिंगफुल काम तो करते ही करते हैं जी, लेकिन आपके इस काम को सुनते देखते हुए एक आम नागरिक भी कैसे कंट्रीब्यूट करे, मैं चाहता हूँ ये आपकी तरफ से आए। देखिए ज़्यादातर मेरा जो योगदान पत्रकारिता में रहा वो इनिशियल कुछ साल प्रिंट में रहा और ज़्यादातर जो है टेलीविज़न चैनल्स पे रहा, जहाँ ब्रेकिंग न्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट और फॉरेन अफेयर्स में ज़्यादातर रिपोर्टिंग की। ज़्यादातर मेरी रुचि अपने ही प्रदेश जम्मू कश्मीर में रही। थोड़ा बहुत मैंने माओइस्ट आतंकवाद और टेररिज्म भी कवर किया और मैंने विदेश में 15 से 20 देशों से रिपोर्टिंग की। 2014 में जब आईसिस अपने पीक पे था तब मैं इराक और जॉर्डन में था। मैं हिंदुस्तान के सबसे पहला हेड ऑफ द स्टेट विज़िट जब इज़राइल और पैलेस्टाइन का हुआ 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ उनके डेलीगेशन में इज़राइल और पैलेस्टाइन गया। नेशनल सिक्योरिटी नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की जो मीटिंग थी साउथ कोरिया में, वहाँ पर मैंने अटेंड किया। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत सारे ऐसे बायलैटरल्स, चाहे वो G20 के लिए ऑस्ट्रेलिया हो, उसके बाद आसियान के लिए मलेशिया हो, सिंगापुर हो, बेल्जियम हो, इंडिया EU समिट के लिए, तो बहुत सारे ऐसे देशों से भी रिपोर्टिंग की। लेकिन पिछले 3 साल से मैंने इसमें एक आप कहें यू टर्न लिया या फिर एक ब्रेक लिया। और कई साल पहले जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की मैंने सोचा कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया आया और
लोगों का पेशेंस भी कम होने लगा, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो है लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। अटेंशन स्पैन कम है, और आजकल स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का युग है, तो इंस्टाग्राम में 30 सेकंड का जो वो होता है या 10 सेकंड का होता है वो जल्दी जल्दी देखते हैं और ख़त्म करते हैं। और 15 मिनट का देखना, 20 मिनट का देखना बहुत ही रेयर है, और बहुत ही एक्सक्लूसिव, कुछ इन्वेस्टिगेटिव या कहीं और वो अवेलेबल नहीं है, वो लोग देखेंगे। तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसमें हमने देखा कि छोटी डॉक्यूमेंट्रीज हम बनाएंगे 8 से 9 मिनट, अगर ज़्यादा हुआ तो 12 से 13 मिनट। तो इसमें करीबन 60 डॉक्यूमेंट्रीज मैंने पिछले 3 साल में बनाई, और ओवरऑल तो हमने 500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई सारी टीम ने मिलके। लेकिन मेरा फोकस ज़्यादातर नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा रहा। तो अफगानिस्तान की जो बात की आपने, पहली डॉक्यूमेंट्री तो मैंने एक हमारे पत्रकार दानिश सिद्दीकी के ऊपर बनाई, जो रॉयटर्स के जर्नलिस्ट थे, और तालिबान ने उनको मार दिया जस्ट तालिबान जब अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करने वाला था उससे 1 महीना पहले। और मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन की, मैंने हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे बातचीत की, मैंने दानिश सिद्दीकी के परिवार से बातचीत की, उनके कुलीग से बातचीत की, रॉयटर्स से बातचीत की, और एक पूरा एक मैप बनाया कि कैसे ये हुआ, और एविडेंस दिखाया कि तालिबान ने उनको मारा है। और उसी केस को लेकर जो है परिवार जो है दानिश सिद्दीकी, मेरी डॉक्यूमेंट्री को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गया तालिबान के खिलाफ जस्टिस के लिए। हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ करेगा नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी तालिबान के खिलाफ, लेकिन मेरी तौर पे जितना मैं कर सकता था मैंने किया। आपकी डॉक्यूमेंट्री तो बहुत क्रेडिबल पीस ऑफ कोशिश मेरी ये रही, क्योंकि मैंने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया, मैंने ऑटोप्सी रिपोर्ट भी निकाली कश्मीर में। इनफैक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट में डॉक्टर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेडल मिला है, उनसे मैंने इंटरव्यू करवाया एक बहुत ही न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन के लिए कि आप ऑटोप्सी रिपोर्ट देखिए और इस बेसिस पे बताइए क्या हुआ है। तो उन्होंने पूरा जानकारी दी और बताया। इसके बाद जब पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान में महिलाओं के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, टॉर्चर हो रही है, उसकी बातचीत कर रही थी, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर कर रही थी कि 6th स्टैंडर्ड तक पूरी तरीके से बैंड है एजुकेशन तालिबान के तहत, तो मैं दिल्ली के बोगल में गया, मेरी एक कलीग है लक्षणा गुलाटी, उनके साथ, और वहाँ पर जानने की कोशिश की कि वहाँ पर एक स्कूल कई सालों से चल रहा है, और ये स्कूल वहाँ की 300 अफ़गान लड़कियाँ जो दिल्ली में रह रही हैं बोगल में, उनको एजुकेशन दे रहा है, और अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी यहाँ पर थी वो उसको फंड करती थी। ठीक। अब जब अफ़गानिस्तान की सरकार गिर गई, अशरफ गनी चले गए और तालिबान आ गई, तालिबान ने पैसा देने से मना कर दिया और स्कूल बंद होने के कगार पे आ गया। तो इस बार अब इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम उसको टेम्परेरी फंड करेंगे। तो लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि हिंदुस्तान की सरकार कब तक वो फंड कर पाएगी, और ये 300 लड़कियों का अब भविष्य आगे क्या हो। इंडियन गवर्नमेंट फंड करेगी, ये उनके कॉग्निजेंस में कैसे आया? उनके कॉग्निजेंस पे तो ऑलरेडी मीडिया रिपोर्ट से आ गया था। हाँ। लेकिन हमारी डॉक्यूमेंट्री से भी और वहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा हुआ, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और क्योंकि वो हिंदुस्तान में रह रही थी, कुछ वहाँ पर हिंदुस्तान के नागरिक भी होंगे, तो उनको एजुकेशन मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी हो सकता है और स्कूल में भी हो सकता है। तो लेकिन भारत की सरकार ने इस पर पहल लिया और कहा कि हम इसको फंड करें। तो आदित्य जी, आपकी उपलब्धियाँ बहुत प्रेरक हैं, और आपने ये जो अफ़गानिस्तान की डॉक्यूमेंट्री पे आपने बताया, भारत सरकार की विदेश नीति की मैं बात करूँगा इस आलोक में, और अफ़गानिस्तानी आवाम में, अफ़गानिस्तान में हम एक गुडविल एंजॉय करते हैं। बहुत कुछ अलग हो रहा है अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल, लेकिन आप चूँकि विदेश नीति के भी जानकार हैं और बहुत सारे इवेंट्स में सीधा ही आपने रिपोर्टिंग की है, पार्टिसिपेट किया है बल्कि, तो भारत की विदेश नीति पे अभी जो बल्कि आपका एक इंटरव्यू है, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है वो, और बहुत सही टाइम पे आपने वो इंटरव्यू लिया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ, यूक्रेन रसिया क्राइसिस के टाइम। अभी जो एस जयशंकर की आवाज़ है, जो हमारे प्रधानमंत्री की आवाज़ है, इस नए सरकार की आवाज़ है पिछले 10 साल से, विदेश नीति में एक खास कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है। और विश्व राजनीति में भी नैरेटिव बिल्डअप करने पड़ते हैं। वो नैरेटिव के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि मामला क्रेडिबिलिटी का होता है। इसमें मुझे आपकी राय जाननी है कि अभी जो विदेश नीति है भारत की, वो पूरे दुनिया में जो सकारात्मक एक नैरेटिव बना है हमारा, खासकर कोविड डिप्लोमेसी हो गई, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं। अब रेस्क्यू करना हुआ यूक्रेन रशियन क्राइसिस में, जिस तरीके से आपने अनफोल्ड की थी वो बात की, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल
दोनों राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करके और हमारे लिए एक कॉरिडोर लिख करके आना। तो आपका मुझे इस पे मत चाहिए होगा कि अभी का जो नैरेटिव बिल्डिंग है भारत के फेवर में, जो नेशन ब्रांडिंग है, वो कैसी चल रही है? देखिए, ग्लोबल लीडरशिप के लिए 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जी। सबसे पहला हो गया आपकी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, दूसरा हो गया एक नेशनल सिक्योरिटी और पूरी तरीके से आपका कंट्रोल, एक सिक्योर एनवायरनमेंट अपने लोगों के लिए पूरे देश में, और तीसरा हो गया एक मजबूत इकोनॉमी, जिसमें इंटरनल इकोनॉमी तो मजबूत हो ही, लेकिन आपके बिजनेस और ट्रेड रिलेशंस दुनिया भर से बहुत ज़्यादा हो। भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा। तो चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी देश हो, वो भारत से इकोनॉमी टाइज जो है मजबूत रखना चाहता है। मिडिल ईस्ट में खासकर यूएई और सऊदी जो है वो चाहते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आइडियोलॉजी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फॉरेन पॉलिसी, जो है इंडिया के साथ ट्रेड और बिजनेस टाइज और टूरिज्म जो है और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि उसका वो लाभ यूएई और सऊदी को मिलेगा। तभी आप देखें कि पाकिस्तान बहुत बार कोशिश करता है कि जो मुस्लिम देश है वो एकजुट हो जाए हिंदुस्तान के खिलाफ, वो नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम देश भी ये जानते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, हिंदुस्तान के साथ हमारी भूमिका या राजनयिकों की जो संबंध है और ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छे हों, तो सऊदी और यूएई के लोग के लिए, उनकी नीतियों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, आपने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया, और बहुत लोग ये भी चाहते होंगे जानना कि तालिबान अब अफ़गानिस्तान में 3 साल से ज़्यादा से है, और भारत सरकार का वहाँ पर क्या योगदान है या क्या हो रहा है। देखिए, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हमने उनके लोगों की मदद की, हमने वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका कंस्ट्रक्शन किया, वहाँ का जो सलमा डैम है उसका कंस्ट्रक्शन किया, और बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या मिलिट्री टाइज है वो अफ़गानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उनके जो है योगदान किया। और अफ़गानिस्तान के लोग ये जानते हैं, समझते हैं और इसको बुलाएंगे नहीं। बहुत सारे अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जो अभी एग्जाइल में रहते हैं वो आज भी भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं। तालिबान जिसको कई सालों तक पाकिस्तान ने एक घर दिया, हक्कानी नेटवर्क, जिसके आका सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान में कई सालों तक रहे और अमेरिका उनको ढूंढ नहीं पाया, पार नहीं पाया, वो अब सरकार में आका है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की वहाँ पर सरकार है, और पाकिस्तान को ये लगा कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान पाकिस्तान की बी टीम बन के अफ़गानिस्तान में काम करेंगे। पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं या कुछ भी उनकी जो समस्याएं हैं वो अफ़गानिस्तान आगे लेके जाएगा। लेकिन तालिबान ऐसे क्यों करे? तालिबान के पास जब इतनी बड़ी अपनी टेरिटरी आ गई है, अपनी सॉवरेनिटी आ गई है, उनके पास पैसा, यूएन का एड, बाकी कुछ देशों के साथ रिश्ते अगर हो रहे हैं, और चाइना और बाकी मुल्क अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान का लाउड स्पीकर बन के वहाँ पर क्यों बैठे? तो अब हम देख रहे हैं अफ़गान तालिबान पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान के मंत्री अफ़गान तालिबान को नसीहत देते हैं तो वहाँ से जवाब आता है और अफ़गान तालिबान लताड़ता है। और आजकल अब आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में जब इमरान खान की पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जैसे अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट करता है ना, स्टेटमेंट देता है कि वी हैव बीन ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स, वेरी क्लोज, वैसे तालिबान का स्टेटमेंट आ रहा है कि वी आर ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंट्स इन इस्लामाबाद एंड वी एनकरेज द पाकिस्तान गवर्नमेंट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड अ डायलॉग विद द प्रोटेस्टर्स। तो ये नसीहत डायलॉग का और पीसफुल प्रोटेस्ट का जो है तालिबान से अफ़गानिस्तान के लोगों को आ रहा है। और बिलावल भुट्टो जब तालिबान के खिलाफ बोलते हैं तो तालिबान उनका मजाक उड़ाता है टीवी चैनलों पर अपने जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। तो मुझे ये लगता है कि तालिबान पाकिस्तान के कब्जे से बहुत पीछे अब हो गया है। और तालिबान जो है, आप देखिए आईएसआई के जो चीफ उस वक्त थे, जो पूरा नेगोशिएशन कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर, आज वही आईएसआई चीफ को अरेस्ट कर लिया है। जो प्रधानमंत्री उस वक्त थे इमरान खान, उसको अरेस्ट कर लिया है। अब देखिए पाकिस्तान का जो सिंगल फोकस पॉइंट एजेंडा फॉरेन पॉलिसी का रहा है वो रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास कर, वो रहा है कश्मीर का मुद्दा उठाना, चाहे वो उनकी इकोनॉमी बद से बदतर हो, चाहे उनके लोग मारे जाएं, चाहे पाकिस्तान आर्मी के लोग अरबपति होते जाएं। और ये तो स्पष्ट सी बात है, पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, स्पष्ट सी बात है, ये दुनिया भर में लोगों को पता है
कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो रावलपिंडी से चलती है। रावलपिंडी में GHQ हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का। ISI और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो दिशा और दशा देश की पूरी तरीके से चुनती है क्या होगी। आज आसिम मुनीर है वहाँ पर, कल कोई और था, कल कोई और होगा। और अब देखना ये होगा कि इमरान खान और उसके जो पार्टी के लोग हैं वो आगे दिशा और दशा क्या चलाते हैं, क्योंकि अभी ये कोलिशन गवर्नमेंट है। जो जीत तो गई, लेकिन इमरान खान अभी भी सबसे पॉपुलर नेता जो है पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में अभी SCO समिट भी होगी, जयशंकर वहाँ जाएंगे, लेकिन लोगों का ये मानना कि हिंदुस्तान बायलैटरल टाइज चाहता है पाकिस्तान के साथ, डायलॉग चाहता है, ये बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। They would be living in fool's paradise. Because since 2019, India has taken a calculated decision to completely isolate Pakistan. India has realized its priorities and national security priorities in particular are different. There is a threat coming in from China. There's an aggressive behavior from China. China wants its hegemony in the area. So उसको काउंटर करने के लिए हमने reinforcements जो है लद्दाख में वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं। और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या अभी नहीं है। सीज़फायर भी पिछले 3 साल से 4 साल से चल रहा है, लेकिन आतंकवाद को हम लाइटली नहीं ले सकते। आतंकवाद अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और जम्मू को वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया एपिसेंटर बनाए, क्योंकि कश्मीर में कामयाब नहीं है। और जम्मू में वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ एक कम्युनल सिचुएशन वो पैदा करें, किसी तरीके से वो लोगों को आपस में बढ़ाएं। जी, ये उनकी नई स्ट्रेटजी है, नई नीति है ISI की और पाकिस्तान के लोगों की। क्योंकि कश्मीर में आप देखिए वो पूरी तरीके से विफल रहे हैं। कश्मीर में आर्मी, CRPF, पुलिस और बाकी जो विभाग हैं, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे वो LOC पर हो, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो, चाहे वो मेनलैंड एरियाज़ में हो, कॉमन जो कश्मीरी है वही इंटेलिजेंस देते हैं। आप ये बहुत एक अलार्मिंग बात कह रहे हैं कि अब उनके लिए जम्मू उनका एपिसेंटर बन सकता है। वहाँ पे एक नई सरकार आ गई है, और फिर तो ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है आने वाले से। देखिए, मैं आपको ये कह दूं, जब प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण हो रहा था 3रा, मैं राष्ट्रपति भवन में था, और उसी वक्त मुझे फ़ोन आया कि रियासी में बहुत बड़ा एक आतंकवादी हमला हो गया है। 9 हिंदू पिलग्रिम्स को, जो कि वैष्णो देवी शायद जा रहे थे, उनकी बुरी तरीके से मृत्यु कर दी गई है, 9 लोगों की। रियासी के बाद हमला होता है कठुआ के बाद हमला होता है डोडा। कंटिन्यूसली ये हमला होता है। कम से कम 20 से 50 पाकिस्तानी आतंकवादी अपने OGWs जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके साथ पहाड़ियों में, साउथ ऑफ द पीर पंजाल या कठुआ के जो ऊपरी ज़िले हैं वहाँ पर रह रहे हैं। लोगों की मदद वहाँ पर मिल रही है उनको, OGWs की, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस और कॉमन लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। और वो ऐसे एरियाज़ जहाँ मुस्लिम आबादी भी ज़्यादा है, क्योंकि जम्मू ज़्यादातर तो हिंदू आबादी वाला है, लेकिन जो एरियाज़ मुस्लिम वाले हैं और डोडा या उसके आसपास, वहाँ वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से जो है मारा जाए। और कंटिन्यूसली पिछले 3 महीनों में आप देखेंगे, 3 से 4 महीनों में बहुत ऐसी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं। लेकिन आर्मी, पुलिस, CRPF भी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, कोशिश कर रही है कि इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। लेकिन जो ये नया डेवलपमेंट है, नया एपिसेंटर खोलने का, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड we have to have new techniques in dealing with it. आदित्य जी, मुझे आपकी एक बात पकड़ में आती है अफ़गानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, जो आपने कहा कि अभी जो अफ़गानी मतलब तालिबान 2.2 कह लें, क्योंकि आपकी बात उसके साथ कोहेरेंट होती है, कि नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक देमसेल्फ इन अ डिफरेंट वे। जी, दे आर वर्किंग ऑन द ऑप्टिक्स एक्चुअली। तो क्या भारतीय नज़रिए से अब हमें उन पे थोड़ा विश्वास करना चाहिए, उनसे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, और क्रेडिबिलिटी और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है या जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो हमें थोड़ा और स्ट्रेंथन करनी चाहिए? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो तालिबान आया तो यूनिवर्सिटी में जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे अफ़गानी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन अचानक इस तालिबान के आने के बाद वो या तो वो यहीं पे हैं, वो नहीं जा पाए, या काबुल से फिर वो वापस नहीं आ पाए। जी, तो उनका तो सीधा नुकसान हुआ। और ये वो अफ़गानी हैं जो इंडिया का गुडविल कैपिटल वहाँ पे इस्टेब्लिश करते। तो अगर हम तालिबान से जो वहाँ पे अभी सरकार है, अगर उनसे हम रीस्टैब्लिश करें अपने चैनल्स, तो कम से कम ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो हमारा सदियों से चला आ रहा है उसको मेंटेन कर पाएँ।
देखिए, सबसे पहली तो बात है कि डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, लेकिन कैन वी ट्रस्ट तालिबान? आई डोंट थिंक सो, बट वी हैव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड. व्हेन वी थिंक ऑफ डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, वहाँ पर आपको अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स तो देखने पड़ते हैं. आपको देखना पड़ता है कि आपका एक नेबर है पाकिस्तान, जो पिछले 70 साल से आपको परेशान कर रहा है, खासकर पिछले 4 जो है दशकों से, और उसको डील करने के लिए और रीजन में एक सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको तालिबान के साथ एक नेगोशिएशंस या डायलॉग वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा. आपको अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड आप भेज रहे हैं, उससे गुडविल जो है कंटिन्यू रखना पड़ेगा. आपको चाइना जो कोशिश कर रहा है इन्वेस्टमेंट वहाँ लाने की, अपनी जो है ग्राउंड सिचुएशन वहाँ मजबूत करने की, उसको काउंटर करने के लिए थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अफगानिस्तान के लोगों के लिए वहाँ पर काम करना पड़ेगा. वो हो सकता है एम्बुलेंसेज आप दें, वो हो सकता है आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर मुहैया कराएं, विदाउट एनी मिलिट्री और डिफेंस कॉपरेशन और एनी काइंड ऑफ गिविंग देम डिप्लोमेटिक सैंक्टिटी. डिप्लोमेटिक मैं आपको नहीं कह रहा वहाँ कुछ करने के लिए, लेकिन आपने छोटा मोटा अपना जो डिप्लोमेटिक मिशन है वहाँ पर चालू रखा, लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट इंडिया इज गिविंग डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी टू द तालिबान. आपने बहुत अच्छी बात की, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की, जो दशकों से चल रहा है. मुझे भी याद है जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था, 2 अफगानी छात्र जो है मेरे विकक्षा में थे, और वहाँ पर वो अब किसी मिनिस्ट्री में या कहीं पे अभी भी काम कर रहे हैं. तो मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट ये भी हुआ कि कुछ वहाँ पर जो अफगानी लोग थे जो 2012 की जुलाई अगस्त में हिंदुस्तान आने चाहते थे, वो नहीं आ पाए, क्योंकि हमने बहुत लोगों को रेस्क्यू किया, बहुत लोगों को लाया, अलाउ किया. जो यहाँ रह रहे थे वो भी कंटिन्यूसली बहुत देर तक यहाँ रहे, अभी भी रह रहे हैं, लेकिन हम एनमास अपना गेट खोल के लाखों को यहाँ नहीं ला सकते थे. तो इसलिए कुछ लोग वहाँ पर अपसेट भी हुए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट. हमने देखा कि रोहिंग्या कैसे इलीगली यहाँ पर आए, बहुत यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ हुई. आप सोचिए, रोहिंग्या उत्तर प्रदेश नहीं गया, वो बाकी देश नहीं गए, वो जम्मू कश्मीर पहुँच गए. और उमर अब्दुल्ला के टाइम पे, जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, तो नेशनल सिक्योरिटी जब आपको कंसर्न होती है, तब आपको ऐसे टफ स्टैंड लेने पड़ते हैं. तो आई थिंक इट विल हैपन. द पीपल ऑफ टू पीपल कॉन्टैक्ट विल कंटिन्यू. इनफैक्ट बहुत ऐसे लोग हैं अभी भी तालिबान की सरकार में जिनकी एजुकेशन यहाँ से हुई है, चाहे वो JNU से हुई हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई हो, या आर्मी के अंडर वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हों. तो अभी भी वहाँ पर जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं या डिफेंस मिनिस्ट्री में डिप्यूटी है, वो यहीं से पढ़े हुए हैं. तो इंडिया को लेकर एक गुडविल है वहाँ पर जो कंटिन्यू रहेगा, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया और तालिबान के संबंध इतने अच्छे हैं, ये पाकिस्तान ने अभी नहीं सोचा था. पाकिस्तान को लगता था, जैसे मैंने बोला, कि वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, लेकिन तालिबान चाहता है, क्योंकि तालिबान को भी धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है कि पहले जब तालिबान आई थी, उनकी जो नीतियाँ उस वक्त थी, आज वो नीतियाँ नहीं हो सकती. उनको UAE और सऊदी के तर्ज पे उनको अपना शरिया लॉ भी वहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन उनको अपनी विदेश नीति भी बदलनी है, ताकि जो एशिया में जो सुपरमेसी है या ग्लोबल लीडरशिप है, वो इंडिया के पास है और चाइना के पास है. तो उन 2 मुल्कों के साथ तो उनको अच्छे रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे. आदित्य जी, इस पॉडकास्ट का मैं आपसे आखिरी सवाल लूँगा. अभी आपने जो बात की थी कि जैसे एक वर्ल्ड वाइड इंडिया का नैरेटिव सेट हो रहा है धीरे धीरे, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, और मेरे ख्याल से आप बहुत उपयुक्त लगते हैं इस पे आंसर करने के लिए. जैसे अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि भारत के जो संबंध अमेरिका से हैं, या UK से हैं, या यूरोपियन कंट्रीज़ से हैं, फिर रसा से भी हैं. मतलब वो जो हम जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी अपनी बिल्ड करते हैं, उसमें हम ऑलमोस्ट सभी स्टेक होल्डर्स से एक बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट ईजी एक्चुअली. समहाउ वी आर मैनेजिंग, वी आर बैलेंसिंग दैट थिंग. इसमें ये पन्नू का जो मामला है, कनाडा गवर्नमेंट जिस तरीके से रिएक्ट करती है, और कई बार नाम आता है कि जैसा एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं इंडिया के अगेंस्ट की इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज उसमें काम करती हैं. तो एक तरफ तो हम इंडिया का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और एक ऐसा समय है जब पूरे भारत को हाथों हाथ लिया जा रहा है, और ऐसी उम्मीद बनती है कि शायद भारत पीस मेकर बने. उसमें ये सारे जो केसेस होते हैं, इसकी गुत्थी ज़रा आप सुलझाएं. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने पहले भी ये पूछा था कि
हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, आई थिंक दे आर अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया. एंड दिस इज ऑल्सो आई एम सेइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा. मुझे लगता है कि अगर आप प्राइवेटली ऑपोजिशन में भी ये पूछें तो वो लोग भी आपको कमरे में बताएंगे कि ये अच्छी विदेश नीति और अच्छी सुरक्षा नीति आगे चला रहे हैं. आप खुद ही देख लीजिए 2013 के बाद क्या आमतौर पे आपने दिल्ली में, वाराणसी में, हैदराबाद में, राजस्थान में या कहीं और बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखा? मुझे तो याद है जब मैं बड़ा हो रहा था दिल्ली में तो सरोजनी नगर, लाजपत नगर, कैनॉट प्लेस, ग्रेटर कैलाश, हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते थे आमतौर पे. मेरी माँ इनफैक्ट एक बार एक सबवे से लाजपत नगर क्रॉस कर रही थी और पीछे से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बाल बाल बची. हमने जम्मू में देखा रघुनाथ मंदिर में, वहाँ पर अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बहुत सारे. एक बहुत ही कॉमन था. मुंबई में आप देखिए, आप 26/11 देखिए, और क्या आपने 26/11 के बाद देखा कि एक डिसाइसिव कुछ रिप्लाई मिला? और ये शिवशंकर मैंने अपनी किताब में लिखते हैं कि हाँ, प्लानिंग हो रही थी. आर्मी चीफ ने और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी बोला कि हमारे पास प्लान है, हम मुरीद के में लश्कर तौयबा के खिलाफ कदम उठा सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं पॉलिटिकल. लेकिन आपने नहीं किया बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल विल. आप चाहते हैं पीस रहे और अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन आप प्रेसिडेंट सेट करना नहीं चाहते थे. अब विदेश नीति और सुरक्षा नीति पूरी तरीके से बदल गई. हालात भी बदले, लेकिन जब पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट देखा, जब उरी हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखा. आपने एस्केलेट कर दिया, जो कि एक सिक्योरिटी लैडर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कड़ी. So we are able to give befitting reply. I think we are not only able to give a befitting reply, we are able to convince the world that India is here to stay and India is here to grow. True. And no matter who is in power, no matter who will remain here, our economy will become more strong. We'll be the third largest economy in the world. Our global stature will increase. In global conflicts, people will turn to India because India has this very interesting position that we are on the side of peace. We will not join one axis against the other. Prime Minister Modi, in fact, during the G20 in Bali said that this is not an era of war. और जब वो रूस के राष्ट्रपति से मिले पुतिन से, उनको कहा उन्होंने कि solutions cannot be found in the battlefield. और यही चीज़ उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी कहा. अमरीकी या वेस्टर्न वर्ल्ड इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि शुरू से वो चाहते थे कि भारत की पोजीशन हो और वो वेस्ट के साथ पूरी तरीके से समर्थन में आए. हालांकि इंडिया की हिस्ट्री भी रही है एक नॉन अलाइनमेंट की, लेकिन आजकल के युग में इन दिस न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ डिफिकल्ट पोजीशन टू टेक. आप देखिए ना, जब जयशंकर जी ने ये युद्ध के शुरुआत में ही कहा कि हम जो है रशिया के साथ अपने जो रिश्ते हैं रखेंगे, एनर्जी हो, ऑयल हो, वो परचेज जारी रखेगा, लेकिन आप यूरोप तो बताए, आप भी तो अपना ऑयल ले रहे हैं, आप भी तो अपनी एनर्जी ले रहे हैं, आप हमें कहाँ से सवाल उठा सकते हैं? लुक एट योर ओन बैकयार्ड फर्स्ट बिफोर रेजिंग क्वेश्चंस. तो इसलिए ना वो सैंक्शंस लगा पाए, ना वो इंडिया के साथ कुछ ऐसा कर पाए, क्योंकि ट्रेड टाइज भी बहुत मजबूत है यूरोप, अमेरिका और भारत के बीच में और मिडिल ईस्ट के साथ. आदित्य जी, ये मल्टी अलाइनमेंट का जो एरा इंडिया ने पकड़ा है अपने लिए, उसमें फिर ये कनाडा और पन्नू, ये सारी मामले कैसे फिट होते हैं? देखिए, पन्नू भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. पन्नू ने मुझे पिछले 3 से 4 साल में बहुत धमकियाँ दी हैं, और पन्नू की ही ये वजह से मुझे आज सिक्योरिटी मिली है. अब पन्नू का चक्कर ये है, गुरप्रज्वल सिंह पन्नू जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है अंडर द इंडियन गवर्नमेंट्स एक्ट, ही इज़ अ लोन वुल्फ. He does not have any major support. He is a dual citizen of America and Canada. मेरी तो ये मानना है, जितना मैंने उसे ऑब्जर्व किया है, और मैं आपको ये कह दूँ कि हर ऑल्टरनेट डे वो मुझे व्हाट्सएप भेजता है और उसमें उसका प्रोपेगेंडा वीडियो होता है और एक प्रेस स्टेटमेंट होता है मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जयशंकर के खिलाफ. मेरा तो ये मानना है कि पन्नू इज़ एन एसेट ऑफ एन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन. अब वो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन कनाडा की सीसिस है, अमेरिका की CIA है, कोई और है, ये हमको आने वाले सालों में ही पता चलेगा. लेकिन पन्नू इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ अ डीप स्टेट. दिस इज़ वेरी मच क्लियर. वरना आप इतना जो है अलगाववाद, आतंकवाद या बुरी चीज़ें आप बोलते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, मोदी के खिलाफ थ्रेटन करते हैं, और आप जब घूमते हैं कनाडा में और अमेरिका में, आपके साथ 4 जो हैं स्टेट के जो है सिक्योरिटी घूमती रहती है आसपास, तो इसका मतलब तो आपको स्टेट सपोर्ट है.
किसी तरीके से। ऑब्वियसली। तो ये जो हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा चला, तो इसमें तो कनाडा की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ गई हैं। क्योंकि आप देखिए, जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनके फादर ने पहले इंदिरा गांधी की बात नहीं सुनी और उसका नतीजन क्या हुआ? कनिष्क बॉम्बिंग हुई, कनाडा के लोग खुद वहाँ पर मारे गए। और आज 30 से 40 साल के बाद जस्टिन ट्रूडो वही कर रहे हैं, अलगाववाद जो है खालिस्तानियों को, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और अगले साल आप चुनाव में ये देखेंगे कि जस्टिन ट्रूडो ऑपोजिशन में बैठे होंगे और पीयर पॉलिवर जो ऑपोजिशन के नेता है वो सरकार में होंगे। ये सच्चाई है। और मुझे लगता है कि खालिस्तान जो है, हिंदुस्तान में कोई खालिस्तान नहीं बकाया, कोई नहीं चाहता खालिस्तान। हाँ, ग्रीवेंसेस हैं पंजाब में लोगों को ब्लू स्टार को लेकर, उसमें डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म्स हैं, लोग कोर्ट में भी जाते हैं। आजकल भी जो एंटी सिख राइट्स हुए, सिखों को निर्ममता से मारा गया, उसके केस 40 साल से चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जस्टिस डिलीवरी हो रहा है। तो खालिस्तानियों का चैप्टर ख़त्म हो गया हिंदुस्तान में। खालिस्तान अगर कनाडा में एक्टिव है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए कि खालिस्तान कनाडा में टोरंटो के आसपास या एडमिंटन के आसपास अपना खालिस्तान बनाए और अपना चीफ मिनिस्टर वहीं बनाए। जस्टिन ट्रूडो उसके लिए फंडिंग कर सकते हैं और खालिस्तान कनाडा में बना सकते हैं। ये तो स्पष्ट है, आज, कल, परसों या अगले 100 साल में खालिस्तान हिंदुस्तान में तो नहीं बचने वाला। आदित्य जी, सीमा संघर्ष के पॉडकास्ट की जो चौथी कड़ी है, इसमें हमने आपसे काफ़ी लंबी बातचीत की और जैसा विषय था हमारे इस पॉडकास्ट का, क्या भारत, क्या कश्मीर, क्या विश्व, हमने बहुत सारे विषयों को पकड़ा है। और सोशल मीडिया की जो ताकत है और ख़ासकर आपकी अपनी जो पर्सनल जर्नी है जो इतनी इंस्पायरिंग है, मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद, जो कि हमारा जो सीमा संघर्ष का पॉडकास्ट है वो भारत के सुदूर सीमाओं पे रहने वाले लोगों तक पहुंचता है, तो ना केवल वो भारत के नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा, बल्कि एक नागरिक के तौर पे उनके अंदर एक प्रेरणा भरेगा कि वो अपने उसी मोबाइल फ़ोन से, अपने उसी सोशल अकाउंट से वो भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, देश के आँख नाक कान बन सकते हैं और भारत की प्रगति को एक नए सोपान तक लेके जा सकते हैं। और 2047 तक जो हमारा सपना है कि भारत एक विकसित भारत होगा, वो हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत आभार आदित्य जी।